हेलो एवरीवन। हमारा लास्ट लेक्चर क्या हुआ था डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, न्यूक्लियर डिज़ास्टर का। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन। तो सबसे पहले एक चीज़ को ध्यान दो कि आज के दिन हमारे जो दुनिया में जितने भी बड़े बड़े डिज़ास्टर हो रहे हैं, चाहे वो बाढ़ हो, सूखा हो, चक्रवात हो, हीट वेव हो, कुछ भी हो, किसी ना किसी रूप से वो किस चीज़ से जुड़ा है? हमारे जलवायु परिवर्तन से ही जुड़ा है, हमारे क्लाइमेट चेंज से ही जुड़ा है। तो अभी आप देखो कि अगर हम कह दें कि जलवायु परिवर्तन क्या है, तो हम क्या कह सकते हैं? जलवायु परिवर्तन का मीनिंग ही क्या है कि पृथ्वी में या पृथ्वी के औसत तापमान, वर्षा के पैटर्न, पवन प्रणाली या मौसम चक्र में होने वाला दीर्घकालीन परिवर्तन ही क्या होता है? हमारा जलवायु परिवर्तन ही होता है। जैसे आपके जीवाश्म ईंधन का बहुत ज़्यादा यूज़ होने से CO2 बढ़ता है, वनों की कटाई, औद्योगिकरण और शहरीकरण हो गया, चाहे आपकी ग्रीन हाउस गैस हैं, ये सब चीज़ों का रिजल्ट लास्ट में क्या निकलता है? हमारी ग्लोबल वार्मिंग निकलती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा जलवायु परिवर्तन है वो केवल एक पर्यावरण का मुद्दा ही नहीं, बल्कि यह आपदाओं की बारंबारता, जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, जो बार बार हो, तीव्रता को बढ़ाने वाला सबसे बड़ा कारक क्या बन चुका है? हमारा जलवायु परिवर्तन बन चुका है। क्लाइमेट चेंज का मीनिंग ही क्या होता है कि जलवायु परिवर्तन का अर्थ है पृथ्वी की जलवायु में होने वाला दीर्घकालीन परिवर्तन, चाहे वो टेम्परेचर का बढ़ना हो, आपके वर्षा पैटर्न में चेंज होना हो, समुद्र स्तर का बढ़ना हो या चरम मौसम घटनाओं में वृद्धि हो। ये सब किसके लिए किस वजह से हो रहा है? जलवायु परिवर्तन की वजह से ही हो रहा है। तो हम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में होने वाले दीर्घकालिक बदलाव ही हैं। अब हम बात करें डिजास्टर मैनेजमेंट की, तो खतरों के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया ही हमारी क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट है, जिसमें हम बात करते हैं आपकी प्रिपेयर्डनेस की, मिटिगेशन की, रिस्पांस की, रिकवरी की, रिहेबिलिटेशन की। इन सब की प्रक्रियाएं किस में शामिल है? हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट में ही शामिल है, जिसमें हम जोखिम मूल्यांकन, आरंभिक चेतावनी प्रणालियां, समुदायों में लचीलापन निर्माण, ये सब शामिल होता है। अभी देखो, आपका जो क्लाइमेट चेंज है ये तापमान और मौसम पैटर्न में दीर्घकालीन परिवर्तन है, मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियां जैसे जीवाश्म ईंधनों को जलाने से प्रेरित है, जिससे हमारी ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता बढ़ गई है, जिसका रीजन क्या हो गया है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ चुकी है। अगर हम क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर मैनेजमेंट का पारस्परिक संबंध देखें तो एक खतरे गुणांक के रूप में कार्य करता है आपका क्लाइमेट चेंज, जिसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेट मल्टीप्लायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रेट मल्टीप्लायर के रूप में कार्य करता है, यानी कि थ्रेट मल्टीप्लायर बन चुका है। जलवायु परिवर्तन आज के दिन क्या बन चुका है? एक थ्रेट मल्टीप्लायर बन चुका है, यानी कि यह आपदाओं को ज़्यादा बार, ज़्यादा तेज और ज़्यादा विनाशकारी बना रहा है, जो प्राकृतिक आपदाओं की आवर्ती तीव्रता और प्रभावों को बढ़ाता है, चाहे उसमें आपकी मौसम संबंधी आपदाएं आ जाए, फॉर एग्जांपल हमारा बाढ़, तूफान, साइक्लोन, कुछ भी हो। सभी आपदाओं का 90% से अधिक हिस्सा है, जिसकी वजह से मौत, विस्थापन और आर्थिक हानि का रीज़न ये बनते जा रहे हैं। क्या? जो हमारा क्लाइमेट चेंज है ये डिज़ास्टर का क्या बनता जा रहा है? एक रीज़न बनता जा रहा है 90% से ज़्यादा। अगर हम बात करें इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, वही भाई जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है, जिसमें निम्नलिखित स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, जैसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हों, अत्यधिक मौसम चेंज हो रहा है, अचानक तो बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है, कहीं बादल फट रहे हैं, कभी सूखा पड़ रहा है, कभी तेज चक्रवात आ रहे हैं, कभी लैंडस्लाइड्स हो रही हैं। ठीक है, ये क्या हो रहा है? एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं। समुद्र के स्तर में वृद्धि हो रही है, चाहे वो ग्लेशियर पिघलने से हो रही हो। ग्लेशियर पिघलने से तटीय क्षेत्रों में बाढ़ और कटाव का खतरा बढ़ रहा है। तापमान में वृद्धि होने से जो हमारी हीट वेव्स हैं या जंगलों में आग है, इस टाइप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। क्लाइमेट चेंज से प्रभावित कौन कौन सी आपदाएं हैं, कौन कौन से डिजास्टर? वही आपका भी बाढ़ है, ज़्यादा वर्षा और ग्लेशियर पिघलना, क्लाउड ब्रस्ट हो रहा है, शहरी बाढ़ बढ़ती जा रही है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके केरल में बाढ़ आई थी 2018 में, उत्तराखंड में 2013 में आई थी, 2023 में आई थी। फिर जैसे हमारा सूखा हो गया भाई अनियमित मानसून की वजह से या एल नीनो का प्रभाव, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे भारत में सूखा पड़ा था 2015-16 में पड़ा था, और हमारे हरियाणा के किस एरिया में पड़ा था, जो राजस्थान का लगता एरिया है,
दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र में। साइक्लोन्स किस लिए बनते हैं, क्या रीजन है चक्रवात बनने का? भी समुद्र सतह पर तापमान बढ़ने से बनता है। अधिक शक्तिशाली चक्रवात बनते जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल फानी 2019 और अम्फान का 2020 में। लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, ज़्यादातर वर्षा हो रही है। हिमालय क्षेत्र हमारा अस्थिर हो चुका है। उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में आपको टाइम टू टाइम जैसे ही हमारा आ जाएगा बारिश का मौसम, उसी टाइम क्या स्टार्ट हो जाएंगी, लैंडस्लाइड स्टार्ट हो जाएंगी। फॉरेस्ट फायर बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने से, लंबा शुष्क मौसम होने से, जैसे आपके उत्तराखंड और ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, लास्ट ईयर यूएसए में हुआ था। समुद्र स्तर में भी तो वृद्धि होती जा रही है, जिसकी वजह से तटीय बाढ़ आती जा रही है। लवणीय जल घुसपैठ हो रहा है, जैसे हमारे सुंदरवन एरिया में हो रहा है। मैंग्रोव, हमारे जो घास है, मैंग्रोव क्षेत्र है, वो कम होता जा रहा है। तो क्लाइमेट चेंज के कारण डिजास्टर रिस्क कैसे बढ़ता है? जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उससे हीट वेव बढ़ रही है, सूखा बढ़ रहा है, वर्षा संतुलन के कारण फ्लड आ रही है, लैंडस्लाइड्स हो रही है। समुद्र टेम्परेचर बढ़ने से क्या आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग चक्रवात आ रहे हैं। हिमनद पिघलने से जो हमारा ग्लोव है या फ्लड है, इनकी स्थिति बन जाती है। वनों की कटाई से जैसे लैंडस्लाइड होगी, आपकी फ्लड होगी। ये सब रीजन किससे बनते हैं, हमारे जलवायु परिवर्तन से ही बन रहे हैं। तो इन सब के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट क्या स्ट्रेटजी अपनाता है, अब हम उस पर बात करेंगे। जलवायु परिवर्तन के दौर में आपदा प्रबंधन केवल राहत तक सीमित नहीं, बल्कि इसमें अनुकूलन से और शमन भी इसमें शामिल है, यानी कि मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन भी इसमें शामिल है। जैसे देखो, स्टार्ट करो, हम किससे स्टार्ट करते हैं, अडेप्टेशन से। अडेप्टेशन यानी कि अनुकूलनता। जो आपका EWS है, अर्ली वार्निंग सिस्टम है, ये क्या करता है भाई, पहले स्टिक पूर्वानुमान बनाने के लिए हमें कोई ऐसे टेक्निकल, जैसे आपकी कोई सैटेलाइट, इन सब का यूज़ करना चाहिए। क्लाइमेट रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए, जैसे हमारे फ्लाईओवर हैं या हमारी सड़कें हैं या जो भी हम घर बना रहे हैं, या तो चक्रवात या बाढ़ को झेल सकें वो सब चीज़ें। हमारे जो तटीय सुरक्षा हैं, जैसे आपके मैंग्रोव्स के जंगल हैं, उनको बचाना चाहिए, क्योंकि मैंग्रोव्स फॉरेस्ट क्या करते हैं भाई, सुनामी और चक्रवात के खिलाफ आपकी एक नेचुरल वॉल का काम करते हैं। जैसे अब हम बात करें मिटिगेशन की, यानी कि न्यूनीकरण की, शमन की, ये क्या चीज़ होती है? देखो भाई, मिटिगेशन का एक ही उद्देश्य होता है, आपदा के कारणों को कम करना। जैसे आपके सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे वनीकरण करना, अफोरेस्टेशन करना, भाई बहुत ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि कार्बन उत्सर्जन कम हो। नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है, सौर और पवन ऊर्जा जो बार बार में बनती है, इसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। आपका जैसे ग्रीन हाउस गैस की कमी करना, ग्रीन हाउस गैसों की कमी या ग्रीन हाउस गैसों में कमी करना, ये भी तो ग्लोबल वार्मिंग का ही रीज़न है। फॉर एग्जांपल, जैसे भारत में आपका नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देता है, इस पे काम चल रहा है। फिर अगर हम प्रिपेयर्डनेस की बात करें तो वही भाई अर्ली वार्निंग सिस्टम का यूज़ करना चाहिए, GIS एंड रिमोट सेंसिंग का यूज़ करना चाहिए, मॉक ड्रिल्स करवानी चाहिए, जन जागरूकता अभियान चलानी चाहिए। तो आपदा से पहले की योजना क्या होती है, हमारी तैयारी होती है क्लाइमेट चेंज के लिए। CC का मतलब है क्लाइमेट चेंज के लिए जलवायु लचीली बुनियादी ढांचा और प्रारंभिक चेतावनी एप्स, इन सब का यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसकी गाइडलाइन जो क्या करती है भाई, क्लाइमेट चेंज आधारित जोखिम मानचित्रण पर जोर देती है। फिर हमारी क्या होनी चाहिए, प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, अगर आपदा आ गई उस टाइम हमें क्या करना चाहिए। तो जो हमारी NDRF SDRF की टीम की तैनाती होनी चाहिए, सुरक्षित निकासी होनी चाहिए, राहत और चिकित्सा सहायता देनी चाहिए। तो आपदा के दौरान त्वरित कार्रवाई के लिए, क्लाइमेट के लिए हम क्या करेंगे, बहु खतरों की प्रतिक्रिया, जैसे बाढ़ और गर्मी लहर है, इसके लिए आपकी जो टीम्स हैं उसकी निगरानी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 2023 में टर्की भूकंप में क्लाइमेट चेंज ने पुनर्निर्माण को जटिल बनाया। फिर अगर हम बात करें रिकवरी या रिकंस्ट्रक्शन की, तो वही आपका जो बिल्ट बैक बेटर सिद्धांत है, इस पे काम करना चाहिए। क्लाइमेट रेजिलेंट की अवसंरचना होनी चाहिए, आजीविका का पुनर्स्थापन होना चाहिए। ठीक है, चुनौतियां क्या क्या आ सकती हैं इसमें, क्लाइमेट चेंज से वित्तीय बोझ बढ़ता है, हमेशा आर्थिक हानि होगी तो वित्तीय बोझ तो बढ़ेगा। विकासशील देशों को 2020 से 30 तक 1.7 to 2.7 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता पड़ी है, जैसे इस चीज़ के लिए। अगर हम फिर बात करें कि भाई जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों को अनुकूल कैसे बनाया जा सकता है, सूखा रोधी फसलें
हमेशा ऐसे ही बोनी चाहिए जिसमें पानी कम हो, पानी कम चाहिए, जैसे वेजिटेबल्स होगी, मोटे अनाज हो गए। वर्षा जल संचयन होना चाहिए, मैंग्रोव रोपण होना चाहिए, हीट एक्शन पर प्लान होना चाहिए। ठीक है, अगर हम इसके प्रभाव की बात करें, अब भाई जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और अडेप्टेशन कैसे होना चाहिए, तो प्रभाव की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, गर्मी से मौतें होती हैं, संक्रामक रोगों का फैलना होता है, अर्थव्यवस्था जैसे जीडीपी में 2.6% वार्षिक हानि हो रही है। और अगर 3 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग होगी तो हमें जीडीपी में कितनी हानि होती है, 2.6% की हानि होती है, जो बहुत बड़े लेवल की हानि हो जाती है। पर्यावरण की बात करें तो जैव विविधता की हानि होती है, 1 मिलियन प्रजातियां विलुप्त की कगार पर हैं। जैसे रेड डाटा बुक उठाओ आप, उसमें आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं या कौन सी विलुप्ति की कगार पे हैं। अनुकूल रणनीतियां की बात करें हम तो वही सूखा रोधी फसलें करनी चाहिए, वही जल संरक्षण करना चाहिए, फसल विविधीकरण होना चाहिए। ठीक है, मैंग्रोव रोपण होना चाहिए, हीट एक्शन पर प्लान बनाने चाहिए। नीतिगत की बात करें तो जो आपका आईपीसीसी की सिफारिशें हैं या एनडीसीएस, एनडीसीएस क्या होता है, हमारा नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को मजबूत बनाना चाहिए। भारत का क्या योगदान है इसकी स्ट्रेटजी में या इसकी अडेप्टेशन स्ट्रेटजी में, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जो 2019 है उसको क्लाइमेट चेंज को एकीकृत करती है, जहां पर 2017 तक हमारा क्या लक्ष्य है कि नेट जीरो का, कौन सा लक्ष्य है, नेट जीरो का लक्ष्य है। किसमें, डिजास्टर मैनेजमेंट में, जहां पे आपका जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो ना हो। ये हमारा लक्ष्य कब तक का है, 2070 तक का है कि नेट जीरो गोल होगा हमारा। जैसे देखो, अगर हम बात करें इसमें तो भारत की अगर हम प्रमुख योजनाओं की बात करें या हमारे हरियाणा की योजना की बात करें तो सबसे पहला हमारा एक आता है NAPCC, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये किस पे काम करता है, ये काम करता है आपके संघाई फ्रेमवर्क पे। किस पे काम करता है, ये आपके संघाई फ्रेमवर्क पे काम करता है। और संघाई फ्रेमवर्क हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। इसका टाइम पीरियड क्या है, 2015 to 30। ये क्या, इसमें क्या होगा भी, जो हमारी IMD है, जो हमारा मौसम विभाग है या आपका जो इसरो है, ये क्या करे भाई, पहले ही चेतावनी प्रणाली जारी करे। ठीक है, इसके ये क्या है, 8 नेशनल मिशन है जल कृषि तटीय सुरक्षा के लिए। जैसे हमारे हरियाणा में कैसे काम करता है भाई, हीट एक्शन पे काम करता है। ये हीट एक्शन प्लान बनाता है हरियाणा में, हीट एक्शन प्लान बनाता है। कहीं पे भी हो, हरियाणा में भी हीट एक्शन प्लान करता है। जैसे सूखा प्रबंधन योजनाएं होगी, PM फसल बीमा योजना होगी। फिर आपका क्या आता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, जैसे आपका जो NDMP है, ये क्या काम करता है, भी क्लाइमेट रिस्क इंटीग्रेशन का काम करता है। मल्टी हैजर्ड अप्रोच होगी। फिर हमारा जो NAFCC है, क्या है NAFCC, नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट रेजिलेंट प्रोजेक्ट बनाने के लिए ये एजेंसी है। फिर आपका जैसे स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज हो गया, SAPCC हो गया। ये क्या है, ये हर राज्य के लिए अलग योजना होती है। हरियाणा किस पे काम करता है, SAPCC भी हरियाणा में मौजूद है। कौन सी, स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। अगर हम इसी में बात करें कि भाई अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या है, जैसे आपका IPCC है, ये क्या करता है, वैज्ञानिक रिपोर्ट जारी करता है, वैज्ञानिक रिपोर्ट जारी करता है। आपका UNDRR की टीम है, ये क्या करती है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण का काम करती है। या जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट है, तापमान वृद्धि की भाई 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में कमी आए, ये सब क्या काम करते हैं, ये हैं आपकी अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हैं। क्लाइमेट चेंज प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट, अगर हम हरियाणा की बात करें तो भाई वही हीट वेव की आवृत्ति बढ़ रही है हरियाणा में, सूखा प्रभावित क्षेत्र बनता जा रहा है, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन हो रहा है, यानी कि जो हमारा धरती के नीचे का पानी है वो भी कम होता जा रहा है, नीचे की तरफ जाता जा रहा है। अर्बन फ्लडिंग होगी, जैसे आपका गुरुग्राम और फरीदाबाद में हो गया। तो जो आपकी SAPCC की टीम है और SDMP हरियाणा के माध्यम से इसका समाधान किया जा रहा है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क की बात करें तो वही हमारा सबसे पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, संघाई फ्रेमवर्क। ठीक है, क्लाइमेट रिस्क रिडक्शन पे ही काम करता है, ये आपदा जोखिम न्यूनीकरण पे ही काम करता है, डिजास्टर लॉस मिनिमाइजेशन पे काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा पेरिस एग्रीमेंट है, भाई तापमान वृद्धि 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहे, क्लाइमेट रेजिलेंस रहे। UNDRR क्या करता है, वही क्लाइमेट
डिज़ास्टर इंटीग्रेशन का काम कौन करता है? हमारा UNDRR करता है। अगर हम बात करें इसकी चुनौतियों और समाधान की, तो क्या क्या चुनौतियां आती हैं? असमानता, गरीब देश अत्यधिक प्रभावित होते हैं लेकिन कम उत्सर्जनकर्ता भी होते हैं। डेटा की कमी, जैसे क्लाइमेट चेंज मॉडलिंग में अनिश्चितता, ये क्या है? चुनौती ही है। अगर हम राजनैतिक बाधाओं की बात करें, तो जो आपके कॉप सम्मेलन होते हैं, इनकी सहमति में कमी होती है। कॉप सम्मेलन किसके अंतर्गत आते हैं? कॉप सम्मेलन जो आपका संघाई फ्रेमवर्क है, जो आपका SDGs गोल है, उस पे आपके कॉप सम्मेलन होते हैं। अगर हम समाधान की बात करें, तो वही चीज़ है कि भी सरकार हो गए या आपके NGOs हो गए, निजी क्षेत्र का सहयोग होना चाहिए। हमारी टेक्निक्स मजबूत होनी चाहिए। AI आधारित पूर्वानुमान होना चाहिए, जैसे IBM का वेदर मॉडल हो गया। वित्तीय में जैसे ग्रीन क्लाइमेट फंड में $100 अरब वार्षिक सहायता। शिक्षा में जागरूकता बढ़ानी चाहिए, मॉक ड्रिल्स अभियान करवाने चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे आपका UNDRR का बिल्डिंग रेजिलेंस सोसाइटीज़ हो गया। अगर हम बात करें कि जलवायु परिवर्तन कैसा है आज के दिन, थ्रेट मल्टीप्लायर है। संघाई फ्रेमवर्क किस पे काम करता है? DRR पे काम करता है। बिल्ड बैक बेटर किस पे काम करता है? एक रिकवरी स्ट्रेटजी है। अगर हम बात करें एडेप्टेशन प्लस मिटिगेशन की, तो हम क्या कह सकते हैं? दिस इज अ इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट। अगर अब हम बात करें कि इसका कंक्लूजन क्या होगा, निष्कर्ष क्या होगा, तो सिंपल चीज़ है, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हैं। भविष्य में आपदाओं से निपटने के लिए हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है या हमारी साइंटिफिक टेक्निक्स हैं, इनकी मजबूत नीति हो, सामुदायिक भागीदारिता इनके लिए बहुत अनिवार्य है। यही इसका कंक्लूजन हो सकता है। तो देखो, जलवायु परिवर्तन में आपदा प्रबंधन को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया है। अब हमें रिस्पॉन्स सेंट्रिक यानी कि आपदा के बाद कार्रवाई की बजाय पहले ही प्रिवेंशन सेंट्रिक यानी कि बचाव और तैयारी मॉडल पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आपदा प्रबंधन को जलवायु परिवर्तन के साथ एकीकृत करना आवश्यक है ताकि सतत विकास सुनिश्चित हो। वैश्विक प्रयास जैसे आपका पेरिस समझौता हो गया या संघाई फ्रेमवर्क हो गया, ये एक दिशा प्रदान करते हैं। तो हम सिंपल क्या कह सकते हैं कि इसमें जो हमारा व्यक्तिगत स्तर पर है, ऊर्जा संरक्षण अपनाना चाहिए, जैसे आपका रिन्यूएबल एनर्जी है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये अपनानी चाहिए। सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना चाहिए। तो ये क्या था? हमारा आज का टॉपिक था क्लाइमेट चेंज एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ऑलमोस्ट हमारा भाई 90% के करीब सिलेबस कवर हो चुका है। अब ये छोटे मोटे टॉपिक ही चलेंगे 10-15 मिनट के। तो हमारा एक तो ख़त्म हुआ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, और रूरल मार्केटिंग भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।